हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ATS। ये एपिसोड नंबर 2 है और आज हमारे गेस्ट हैं राहुल आनंद, जो अभी CPO 2022 का जो रिजल्ट आया उसमें क्वालिफाई इन्होंने किया है और ये किस पोस्ट पे सेलेक्ट हुए हैं और क्या है वो सारी जानकारी यही देंगे। एपिसोड नंबर 1 अपलोड हो चुका है, उसमें मैंने एक CHSL क्वालिफाइड बच्चे का इंटरव्यू किया था, वो आप एग्ज़ाम काट मैथ चैनल पर देख सकते हैं दोस्तों। और आज का जो एपिसोड होने वाला है इसमें आपको इतना मज़ा आएगा और इतना कुछ सीखने को मिलेगा, आप लास्ट तक बने रहिएगा। और एक बात और कि मैं कुछ बच्चों से ये ज़रूर चाहता हूँ कि जैसे इस इंटरव्यू के बाद आप नेक्स्ट इंटरव्यू में ना, क्या आपके अगर कोई पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं जो आप चाहते हैं कि सर ने मिस कर दिया, मैं ये भी जानना चाहता हूँ, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर ये क्वेश्चन अगले इंटरव्यू में पूछिएगा। तो हम लोग कमेंट ज़रूर पढ़ते हैं और ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे और नेक्स्ट इंटरव्यू जो होगा उसमें उस क्वेश्चन का खास ध्यान रखेंगे। तो ये मैं चाहूँगा कि आप कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आप कोई क्वेश्चन आप चाहते हैं कि जो पूछना है। तो इसी के साथ मैं सबसे पहले वेलकम करना चाहूँगा राहुल आनंद जी। हेलो राहुल। सबसे पहले ये बताओ राहुल कि एग्ज़ाम से पहले तुम अपने पर्सनल तुम कहाँ से हो और फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ये सारी चीज़ें सब। सर मेरा नाम राहुल आनंद है और मैं आगरा से। लाउडली। मेरा नाम राहुल आनंद है और फादर का नाम मिस्टर उदयवीर सिंह है, माता जी का नाम पूनम देवी है। मैं आगरा का ही रहने वाला हूँ, रामबाग से आगे टेढ़ी बगिया। कितने भाई बहन हो? मेरी एक बहन है सर और मैं हूँ। तुम छोटे हो या बड़े? मैं बड़ा हूँ सर। अच्छा, तुम बड़े हो, ठीक है। तो तुम्हारे मन में मतलब जैसे तुम्हारा एकेडमिक्स कैसा रहा? पहले 10th-12th की बात कर लेते हैं, कहाँ से किया तुम? सर 10th-12th सर मैंने अपने पास के स्कूल सेंट स्टीफन से किया सर। अच्छा। और 10th-12th भी मैंने वहीं से सेंट स्टीफन से किया। फिर सर ग्रेजुएशन मैंने RBS कॉलेज खंडारी से किया और फिर सर है ना प्रिपरेशन किया। ठीक है, तो तुम प्रॉपर आगरा से ही हो? जी सर। ठीक है। और तुम्हारे मन में गवर्नमेंट एग्ज़ाम का मतलब CPO ही था टारगेट की तुम मतलब स्टार्ट कुछ और किए थे प्रिपरेशन करना? सर प्रिपरेशन तो स्टार्ट सर UP है ना पुलिस के लिए किया था। UP पुलिस के लिए? मगर सर उसके बाद में सर उसका है ना वैकेंसी आया नहीं, तो CPO के लिए है ना एक भैया है मेरे, उन्होंने सजेस्ट किया कि आपके लिए CPO बेस्ट रहेगा। सेंट्रल का हाँ हर साल है ना उसका वैकेंसी आता है, तो CPO आप है ना भरिए और आपका है ना। तो मैंने सर पहला अटैम्प्ट था मेरा CPO का, वही दिया सर। फर्स्ट अटैम्प्ट में है ना CRPF सब इंस्पेक्टर में आंसर। बहुत बढ़िया। यहाँ बच्चों मैं एक आपको मैसेज जरूर देना चाहूँगा कि देखिए ये बच्चा क्या कह रहा है, इसने स्टार्ट किया था UP पुलिस प्रिपरेशन लेकिन गया किस में? CPO में। हमारी किस्मत कहाँ लिखी हुई ना हम नहीं जानते, इसीलिए जो स्टेट जॉब की प्रिपरेशन जो बच्चे करते हैं ना उनको मैं खास करके बोलूँगा वो उसी पर डिपेंडेंट ना हो। आप देख लीजिए UP पुलिस की वैकेंसी कब से नहीं आई है। अब सोचिए कोई बच्चा अगर प्रिपरेशन करता रहे, सिर्फ उसी पर लगा रहे, तो बर्बाद हो जाएगा वो। तो आप स्टेट के साथ सेंट्रल जॉब की तरफ जरूर देखा कीजिए, क्योंकि वो हर साल वैकेंसी आती है। आप सिर्फ स्टेट पर डिपेंडेंट नहीं रहे। और आप अगर थोड़ा एबव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिलो वाला तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। अब आज ये बच्चा UP पुलिस को फोड़ देगा, UPSI को फोड़ देगा, अगर ये CPO क्रैक कर रहा है तो फिर से नीचे लेवल का जो भी एग्जाम है उसको तो ये फोड़ देगा। तो ये फायदा होता है अगर आप थोड़ा सा एबव जाके अप लेवल में जाके आप प्रिपरेशन करते हैं। तो अभी जो तुम्हारा CPO हुआ किस पोस्ट पे हुआ राहुल? मेरे साथ CRPF सब इंस्पेक्टर पे हुआ। ठीक है। और जैसे इस पे तुम जाओगे तो तुम्हारी बहुत बच्चे इस चीज़ में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं कि तुम्हारी सैलरी कितनी होगी? सर सैलरी ग्रॉस पे सर है ना, बेसिक पे तो सर है ना 35,400 रहता है। हाँ। और टोटल सैलरी जो बनती है वो 75,000 के अराउंड बनती है। अच्छा। और रिस्क अलाउंस मिला के सर 80,000 प्लस बन जाती है। अच्छा 80,000, क्योंकि इससे बच्चों का ना इंटरेस्ट होता है कि हम इस जॉब की प्रिपरेशन करें, पैसा सुन के थोड़ा अट्रैक्ट होते हैं सब कोई। अच्छा, अब तुमने प्रिपरेशन कौन से ईयर में स्टार्ट किया था राहुल? मैंने सर 2022 में है ना जनवरी से स्टार्ट किया था। 2022 में? रियल तो सर CPO का है ना, मैंने उससे स्टार्ट गवर्नमेंट जॉब का बताओ कब से? 2019 से सर। 2019 से स्टार्ट किया। ठीक है, फिर कैसे कैसे तुम्हारा जर्नी रहा? मतलब सर 2019 में सर मैंने आपके पास कोचिंग ज्वाइन किया था, तो कॉलेज के साथ साथ है ना कोचिंग भी है ना करते रहे। फिर कॉलेज का थोड़ा शेड्यूल टाइम चेंज हुआ तो कोचिंग में थोड़ा है ना टाइमिंग थोड़ी सही नहीं बैठी, तो है ना फिर ड्रॉप किया। और उसके बाद में 2020 में सर लॉकडाउन हुआ, तो फिर सर लॉकडाउन जैसे ख़त्म हुआ तो फिर दोबारा है ना कोचिंग में वापस आए जैसे ही ओपन हुई। तो फिर वहाँ से फिर सर कोर्स। लॉकडाउन के फेज में क्या किए? ऑनलाइन क्लास वगैरह से जुड़े रहे कि क्या? सर मतलब लॉकडाउन में सर इतना घर पर नहीं हो पाता था, मगर फिर भी है ना 1-2 मॉक वगैरह लगाते रहते थे। जैसे यार कोई है ना GS रिवीजन मार दी कि है ना मैथ के मॉक लगा लिए।
वही सर, मगर रेगुलर नहीं होता था लॉकडाउन में, मगर कभी कभी है ना करते रहते थे, हफ्ते में है ना 2-3 मॉक लगाते रहते थे। अच्छा, तो अभी तक तुम कितने मॉक टेस्ट लगाए होगे, कुछ रफ आइडिया है तुमको? सर सीपीयू का है ना सबका है ना, मैंने एक बार सबका बताओ, फिर सीपीयू का भी पूछूँ। तो सबके मिला के तो सर मैं कम से कम 300 प्लस है, 350 से भी ऊपर लगा चुका हूँ। सीपीयू का सीपीयू का सर है ना मैं कम से कम 150 से प्लस लगा चुका। चलो बहुत बढ़िया। तो तुम्हारे जो मार्क्स आते थे, जो तुम मॉक टेस्ट लगाते थे, वहीं से तुम्हें पता चलता था कि मेरा हो जाएगा, या वहाँ मार्क्स कम रहते थे? बहुत सारे बच्चे ऐसे कंप्लेन करते हैं ना कि सर मॉक लगाता हूँ तो मार्क्स अच्छे नहीं आते। हाँ सर, मॉक्स में है ना मार्क्स कम ही रहते हैं, मगर है ना सबसे बड़ा फेज रहता है कि सर है ना मॉक्स लगाने के बाद में उसे एनालाइज है ना सर नहीं करते हैं। मैंने सर जितने मॉक लगाता था उसमें 2 घंटे सर है ना एनालाइज में लगा देता था मैं। देखिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस मैं बार बार कहता हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मॉक टेस्ट देने के बाद अगर उसे एनालिसिस नहीं करते हैं तो वो मॉक बेकार हो गया आपका। कैसे एनालिसिस करते थे राहुल? सर जो क्वेश्चन आ गए हैं तो उसमें एक बार देखता था कि है ना मेरा जो पैटर्न से मैंने है ना जो उससे किया है कि उसके अलावा भी है ना उसमें जो सॉल्यूशन दिया होता था कि इसमें कौन सा पैटर्न यूज किया, ट्रिक कौन सी यूज की है, तो वो भी ट्रिक देखता था। और आपने जो ट्रिक सिखाई हुई थी ना उनको तो मैं उन्हीं से सॉल्व करता था, और वहाँ भी देखता था ट्रिक कहीं और ईजी तो नहीं है, कुछ है ना कैसे डिफिकल्ट तो नहीं बनाया इसमें। तो वो क्वेश्चन जो सॉल्व हो जाते थे, आंसर आ जाते, उनको भी करता था, जो नहीं आते थे उनको फिर मैं 2 बार सॉल्व करता था। फिर अच्छा, हफ्ते में संडे को फिर मैं है ना जितने क्वेश्चन मैथ के हो गए तो उनको है ना निकाल के जो नहीं, फिर है ना उस दिन संडे को मैं ये करता था कि जितने जो मेरे को नहीं आए थे फिर मैं उनको सॉल्व करता था। अच्छा, सबसे पहले सारे सब्जेक्ट को बांट लें तो एक बार सब बच्चों को, बहुत सारे ऐसे बच्चे अभी तुम्हें देख रहे होंगे जिनको सीपीयू का आइडिया ही नहीं है कि सीपीयू में क्या पेपर होता है, कितने पेपर हैं, क्या एग्ज़ाम का स्टेज है। एक बार मैं वो चाहूँगा कि तुम खुद से बताओ कि इसमें कितने सब्जेक्ट्स होते हैं और क्या स्टेज है। सीपीयू में सर 4 सब्जेक्ट होते हैं, जीएस, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश। कितने नंबर की? अभी रिसेंट में जो सर प्री में सर 50-50 नंबर का इस सब्जेक्ट रहता है, मेंस में है ना 200 नंबर का इंग्लिश रहता है। तो प्री में पहले 200 नंबर का है ना प्री होता है, उसके बाद में सर फिजिकल होता है। ठीक है, पहले प्री उसके बाद फिजिकल। हाँ, पहले प्री क्वालिफाई होगा, फिर उसके बाद में फिजिकल के लिए आपके पास कॉल आता है। तो फिर है ना आप फिजिकल के लिए, फिजिकल क्वालिफाई होने के बाद में सर उसके लिए मेंस के लिए कॉल आता है। ठीक है, तो मेंस होता है, फिर उसके बाद में सर है ना DME होता है सर, है ना मेडिकल कहते हैं उसे। अच्छा, तो मेडिकल के लिए कॉल आता है। मेडिकल के बाद में सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद इसके जो मार्क्स, टोटल मार्क्स बनते हैं वो क्या प्री से लेके सारे मार्क्स ऐड होते हैं? जी सर, प्री और मेंस का दोनों को मिला के है ना सर मेरिट बनती है। अच्छा, मेरिट जो बनती है टोटल। और जैसे सब्जेक्ट वाइज बात करें तो कैसे कैसे तुमने, मतलब क्या स्ट्रेटजी थी तुम्हारी? जैसे सबसे पहले मैथ्स में हो तो मैथ्स से स्टार्ट करता हूँ कि मैथ्स की कैसे क्या स्ट्रेटजी रखे थे तुम? सर मैथ में सर क्लास नोट्स होते थे, क्लास होती थी, क्लास नोट्स होते थे, तो उनको सर सीट्स मिलती थी हमें पहले। और है ना सर वीकली टेस्ट होते थे जो ऑफलाइन आप पहले कराते थे, और है ना सर मॉक लगाता था। और एग्ज़ाम कार्ड की सर है ना अग्रवाल की बुक आती है, तो उसमें सर है ना चैप्टर वाइज है ना क्वेश्चन दिए होते हैं, वो लगाए हैं। ठीक है, अब अग्रवाल एग्जाम कार्ड से तुम मॉक टेस्ट लगाए सर मॉक टेस्ट। अच्छा, उसके बाद जैसे तुम्हारा मैथ्स में पढ़ने के बाद, मतलब कैसे मैथ्स में इंटरेस्ट कैसे बना, मतलब क्या चेंज आया मेरे पास आने के बाद तुम्हारा? मैथ में सर इंटरेस्ट पहले ही था, मगर है ना वो एकेडमिक वाला सर अलग रहता है। मैथ्स जो है ना काफ़ी है ना उसमें क्वेश्चन 2-2, 3 पेज के जाते हैं। और सर है ना फिर दोबारा यहाँ पे कंपटीशन में है ना मैंने आके देखा, मैंने कि यहाँ पे तो बच्चे है ना हम पूरा पेज सॉल्व कर रहे हैं, बच्चे है ना 5 सेकंड में है ना आंसर देते हैं। तो वह चीज़ें है ना जैसे 2 महीने बीते हैं ना, फिर हमने भी सीखा कैसे कैसे ट्रिक यूज होती हैं। फिर इंटरेस्ट जगा सा रहना, क्योंकि कोई क्वेश्चन हम आधे घंटे में सॉल्व कर रहे हैं, वही क्वेश्चन कोई बच्चा 5 सेकंड में आपकी ट्रिक यूज करके कर रहा है। तो फिर हमें भी इंटरेस्ट जगा, जैसे मैथ में हम भी कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से फिर हमने भी ट्रिक वगैरह लगा के क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करना शुरू किया। बेसिक करते थे आपके, उसके बाद में आप एक क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व करा देते, एक तो बेसिक से करा दे, एक ट्रिक से करा देते। तो बेसिक से हो तो हमें है ना वहाँ से हमें रिमाइंडर हो जाता था कि हमने ये पहले कहीं किया है, फिर ट्रिक से है ना सर जल्दी सॉल्व हो जाता था। तो इस मतलब जो मैं बेसिक पढ़ाता हूँ और उसके बाद ट्रिक बताता हूँ, ये ज़्यादा बेनिफिशियल होती है सर सब बच्चों के लिए? सर है ना बेसिक पहले बता देते हैं तो सर है ना पता चल जाता है, वो पहले से है ना रिमाइंडर हो जाता है कि हाँ हमने ये है ना हमने अपने एकेडमिक में पढ़ा हुआ है। ट्रिक से है ना ये कंपटीशन में ले आता है हमको। अच्छा,
सर। और बाकी जैसे मैथ के अलावे अब रीजनिंग कैसे कवर किए सर आप? किसी को क्रेडिट देना चाहते, कहाँ पढ़े आप, वो सब भी बता सकते सर रीजनिंग मैंने खुद से किया है और मॉक टेस्ट से किया है, यूट्यूब से है ना पढ़ा है मैंने। अच्छा, रीजनिंग मतलब जी से किया आपने? जी सर। स्टैंडर्ड ही नहीं है रीजनिंग का एक्चुअली में, इसीलिए तो आप मॉक वगैरह प्रीवियस क्वेश्चंस बस। और जीएस? जीएस मैंने सर त्यागी सर से पढ़ी है। अच्छा, जीएस त्यागी सर से। और जीएस के मतलब स्टडी मटेरियल में क्या क्या हेल्प लिए हैं आप? स्टडी मटेरियल में सर है ना उनका नोट्स ही सफिशिएंट होते हैं। अच्छा, उसके नोट से ही? हाँ, नोट से है ना मैं पूरा सर क्लास पढ़ी और नोट्स पढ़े थे। और इनके अलावा सर मैंने है ना ये क्वेश्चंस लगाए थे मॉक में, तो वहाँ से और प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने सर है ना पिनाकल और में से बुक हैदराबाद सर की। ठीक है, ठीक है। और इंग्लिश पढ़ाते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट सीपीयू तो मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्लिश ही। तो इंग्लिश का कैसे क्या किया आप? सर इंग्लिश का मैंने सर प्री में तो मैंने खुद ही किया था। तो वहाँ से फिर मैंने मेंस का जैसे कॉल आया तो मैंने मेंस का है ना सर कोचिंग संजय गुप्ता सर है ना पढ़ाते हैं, है ना उन पे है ना सर जीएस वो इंग्लिश कंप्लीट। संजय गुप्ता सर पे आपने? हाँ, इंग्लिश कर रहा था। उसके स्टडी मटेरियल वगैरह मतलब कोई बुक या कैसे क्या? सर उनकी वीडियोस वगैरह होती हैं और ऑफलाइन मैंने सर 2-2 3-3 बैच है ना मेंस के टाइम पे है ना मैंने ज्वाइन किए थे। अच्छा। तो 2-2 3-3 बैच वहाँ लेता था, फिर सर उनके नोट्स से वीडियोज़ वगैरह से वॉकअप कंप्लीट करता था। और सर पिनाकल में एक आती है एमबी पब्लिकेशन, वो होता है, तो वहाँ से है ना सर मैंने मॉक लगाता था वहाँ पे ऑफलाइन है ना वो करके। और सर ब्लैक बुक से मैंने वॉकअप और है ना सर की वॉकअप होती है वो दोनों करके है ना। अच्छा, ब्लैक बुक का भी आपने यूज़ किया है? ठीक है, वो काफ़ी बच्चे रिकमेंड करते हैं। उसमें दो इम्पोर्टेंट जो है ना दो मेन है ये मैक्सिमम स्टूडेंट है। देखो जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इसमें टीचर का खेल है। रीजनिंग अगर हल्का है तो खुद भी कर लेता है, मैथ में टीचर का खेल है। जीएस और जो इंग्लिश वाला पार्ट है इसमें टीचर के साथ स्टडी मटेरियल का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। तो इसीलिए मैं ये जानना चाह रहा हूँ, बहुत बच्चे आज मुझे भी कह रहे थे जब मैंने बताया कि आज मैं इंटरव्यू करने वाला हूँ, तो सब यही पूछ रहे सर जीएस के लिए कि क्या कैसे स्टडी मटेरियल क्या यूज़ करें खुद से पढ़ने के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं? सर कोई इंग्लिश के लिए सर कोई भी प्रीवियस क्वेश्चंस की बुक उठा लीजिए। अच्छा, ओनली प्रीवियस क्वेश्चन? ओनली प्रीवियस क्वेश्चन सर है ना, क्योंकि एसएससी है ना बहुत ज़्यादा रिपीट करता है ना सर प्रीवियस क्वेश्चंस के। यस। तो 10 साल के है ना पीछे है ना प्रीवियस क्वेश्चंस है ना उठा लीजिए एसएससी के और उनको लगा लीजिए सर। एक अंदाज़ा हो जाता है या वही रिपीट कर जाते हैं या फिर है ना उनसे अराउंड ही है ना वो पूछते हैं। तो 4 ऑप्शंस होते हैं, 4 ऑप्शंस के है ना मतलब सर एनालाइज देखिए उसमें क्या क्या है 4 ऑप्शंस का है, तो वहीं से है ना ऐसे करके कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी रहा। और जैसे पर डे तुम टाइम इच सब्जेक्ट कितना टाइम देते थे जब तुमने कोचिंग्स वगैरह ख़त्म कर लिए तुम? अच्छा, उसके बाद हाँ इच सब्जेक्ट कितना टाइम? प्री के लिए सर मैं है ना एक दिन में 2 सब्जेक्ट करता था। अच्छा। तो टारगेट है ना बनाते थे कि इसके आज 100 क्वेश्चन करने हैं मैथ के, और मैथ के 100 क्वेश्चन कर लिए। या फिर कोई चैप्टर है तो रिवीजन चल रहा है तो उसका पूरा चैप्टर 1 दिन में या 2 दिन में है ना पूरा ख़त्म करने के लिए है ना सर मॉक लगाते थे, या है ना जो भी नोट्स वगैरह होते थे तो उन्हें पूरे कंप्लीट करते थे 1 दिन में, चाहे है ना 4 घंटे लग जाए चाहे 3 घंटे लग जाए सर। और फिर उसी में जीएस ऐड कर लेते थे क्योंकि सर एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट में है ना पूरे दिन का लेके चलता था, तो वहाँ पे फिर उसका जीएस का रिवीजन हो जाता था। अच्छा, ऐसे ही अगले 2 सब्जेक्ट लिए तो अगले दिन फिर दूसरा सब्जेक्ट लेते थे। अच्छा, ऑल्टरनेट डे काम कर रहे थे। अच्छा, चलो ये बढ़िया एक जानने को मिला ये। और जैसे तो जब क्लास में आए थे तो उसमें एक ऐसा पॉइंट था जो मैं बाद में देख रहा था उसे, तो तुमने बताया कि एग्ज़ाम के टाइम पर तुम्हारी मम्मी का स्वर्गवास हो गया था, तो वो कैसे मतलब क्या घटना हुआ है ऐसा? उस टाइम पर मैं ध्यान नहीं दे पाया था एक्चुअली, मैं तुम्हें कार्ड में ही बता रहा था, पर बाद में जब वो इंटरव्यू देख रहा था ना तब मेरा ध्यान गया कि तुम ऐसा कुछ शेयर कर रहे थे, लेकिन तभी मैंने मतलब कुछ और बोलने के लिए किया था। तो वो अगर तुम बताना चाहो कंफर्टेबल हो तो तुम शेयर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे नहीं टूट जाते हैं ऐसे सिचुएशन। सर लॉकडाउन में सर है ना मम्मी को है ना सर है ना चेक कराया था तो है ना उनको गॉल ब्लैडर कैंसर निकला था। अच्छा। तो उनका लॉकडाउन में ही सर है ना इलाज चला, कई जगह है ना इलाज कराया, मगर है ना कोई भी मतलब रिजल्ट नहीं मिल रहा था। डे बाई डे है ना कंडीशन और वर्स हो रही जा रही थी। फिर सर 12 जुलाई को मम्मी एक्सपायर हो गई थी। 12 जुलाई 2020 को? हाँ, मेरे को 22 मई को पता चला था। अच्छा। और 12 जुलाई को अच्छा मम्मी एक्सपायर हो गई थी। उसके बाद में सर पढ़ाई का मन नहीं कर रहा था, कुछ भी करने का, घर में ही पड़ा रहना। एक तो लॉकडाउन भी था तो कहीं बाहर जाने का भी नहीं इच्छा करते थे। लॉकडाउन ख़त्म भी हुआ फिर उसके बाद में सर बाहर जाने की कोई भी इच्छा नहीं होती थी। पढ़ने की इच्छा इसलिए मर गई थी सर कि किसके लिए करें, अपने लिए तो है ना सर मन ही नहीं करता था कुछ करने का। तो बस वही है कि
टाइम कटता आता था, बस पूरे दिन घर में पड़े रहते थे। फिर एक टाइम पे हमारे पिताजी ने बोला कि कुछ करो लाइफ में, है ना, ऐसे कब तक घर में बैठे रहोगे। तुमने, क्योंकि ये ऐसा सिचुएशन है जिससे ओवरकम करना बहुत मुश्किल है। मैं खुद इससे गुजरा हुआ हूँ, तो मुझे पता है कि इसको ओवरकम करना मतलब मुश्किल क्या बोले, इम्पॉसिबल जैसा सीन है, क्योंकि मदर का जाना, और हम लोग सबसे ज़्यादा क्लोज उन्हीं के रहते हैं, ठीक है। तो ओवरकम किए कैसे, क्योंकि इस एज में और पढ़ाई बीच में इस टाइम पे हुआ, ओवरकम कैसे किया तुमने, मतलब दिमाग से कैसे, किसका सपोर्ट रहा, फादर का क्या, मतलब पापा जी मेरे, है ना, इंस्पेक्टर हैं जो बाहर पोस्टेड रहते हैं, तो उनकी ड्यूटी बाहर रहती थी। अच्छा, पापा साथ में नहीं? पापा साथ में नहीं रहते थे, पापा की ड्यूटी बाहर ही रहती थी। और घर में मेरी छोटी बहन है एक, और दादा हैं और दादी हैं। तो बस वही है कि उनको देखने के लिए सर कोई नहीं था। और मैं भी अगर सर, है ना, ऐसे बैठा रहता तो कौन देखता उनको, तो उनका भी ख्याल रखना ज़रूरी था। तो बस चीज़ों को, है ना, खुद ही सुधारा, देखा कि, है ना, टाइम के साथ सर, है ना, क्योंकि हमसे छोटे भी थे, वो हमको देखते थे, तो वो ये मोटिवेट कहाँ से होते जब हम भी ऐसे बैठे थे। राइट। तो देखिए दोस्तों, ये जो घटना बहुत ऐसे बच्चों के लिए एक सबक सा है। मैंने आपको पहले ही बोला कि आज का इंटरव्यू बहुत ही आपको मतलब इंटरेस्टिंग सा लगेगा, और बहुत ऐसी घटनाएं आप सुनेंगे जो आम आदमी की ज़िंदगी में होने के बाद ना वो टूट जाता है। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है जिनके साथ ऐसा घटना होने के बाद ना वो ओवरकम नहीं कर पाया वो, लेकिन अल्टीमेट विनर वही होता है कि जो प्रैक्टिकल हो गया हमारे साथ उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़े। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे साथ, अभी इसकी मम्मी जो थी वो यही चाहती होगी कि मेरा बेटा बहुत नाम करे, बहुत राइज करे, और अगर ये बिखर जाता उस समय पर तो उनके सपने को, उनके ड्रीम्स को तो पूरा नहीं कर पाता। लेकिन अल्टीमेटली इसने ओवरकम किया, और फिर आज देख लीजिए आप कहाँ पहुँचा हुआ है। तो ये इसके लिए बहुत मतलब एक रेस्पेक्ट सा क्रिएट होता है कि ये इस चीज़ से बाहर निकल गया, ठीक है। अब राहुल, मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे अभी तुम्हारी ज्वाइनिंग कहाँ पे हो रही है? मेरा सर चंदौली डिस्ट्रिक्ट पड़ता है सर, यूपी में, जो बनारस से आगे पड़ता है। पहले बनारस का हिस्सा था, मगर अब, है ना, अलग हो गया है वो वहाँ से। चंदौली में मेरे को रिपोर्ट करना है 27 तक। अच्छा, 27 सितंबर तक। तो मेरे को यहाँ से 26 को, है ना, चंदौली निकलना। अच्छा राहुल, ये आगे शादी वादी कब कर रहे हो ये बताओ? सर शादी हुआ तो ऐसा है कि सर रिश्ते आने शुरू हो गए। अच्छा, अभी से रिश्ते आने शुरू हो? जी सर, रिश्ते तो पहले से ही आ रहे थे, मगर मैंने पापा से, है ना, थोड़ा वो बोला था कि, है ना, पापा हमको पढ़ना है तो 1 साल का, है ना, वो दे दीजिए टाइम, क्योंकि सर शादी के बाद में पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि एक परिवार से 2 परिवार हो जाते हैं, तो सबकी जिम्मेदारी अपने ऊपर आ जाती है। तो पढ़ाई के साथ में, है ना, तो तुमने कुछ सोचा है कि अभी टाइम पे करोगे या कुछ टाइम जॉब करने के बाद? सर कुछ टाइम जॉब करने के बाद सर, मेरी सिस्टर है तो मैं पहले उसकी शादी करना चाहूँगा, फिर नहीं करना चाहूँगा। अच्छा, हमारे पहले ही डिसाइड था सर कि, है ना, हम वर्दी पहनेंगे। हमने मम्मी से बोलते थे तो मम्मी हम पहनेंगे तो वर्दी पहनेंगे, नहीं तो नौकरी नहीं करेंगे कोई। अच्छा, मतलब तुम्हें वर्दी ही चाहिए पहले से ही हमने बोल रखा था। ये राहुल, इस एग्जाम के अलावा, सीपीयू के अलावा तुमने और कौन से पेपर दिए, और किसमें तुम सेलेक्ट हुए या रिजेक्ट हुए, ये भी डिस्कस थोड़ा सा करो, ये बताओ। मैं सर ग्रुप डी का एग्जाम दिया, रेलवे ग्रुप डी का, जिसमें मैं 0.7 नंबर से, है ना, रह गया था। मैंने सर फिर जीडी के भी दिए, जीडी का निकला मेरा, और मैंने सर सीटेट वगैरह दिए। तो उसमें सर CHSL दिया, वो भी हुआ था। CGL में सर लास्ट 2022 वाला, है ना, तो प्री भी हुआ था मेरा, मेंस तक, है ना, मैं सर गया था मेंस पे, है ना, तो मेंस के जो फाइनल लगी थी तो उसमें रह गया था मैं। अच्छा, तो सर फिर दोस्तों, ये एक, जैसे इसने एग्ज़ाम का नाम लिया, आपने सुना, बड़े एग्ज़ाम निकाला है, और एक रेलवे ग्रुप डी जैसा एग्ज़ाम जो है उसमें ये मिस किया है। तो ये उन बच्चों के लिए सबक है जो बच्चे हमेशा ये सोचते हैं कि अगर ये छोटा नहीं हुआ तो मुझसे बड़ा एग्ज़ाम कैसे होगा। तो आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है कि छोटा एग्ज़ाम इसका छूट गया और बड़ा एग्ज़ाम इसने क्रैक कर लिया। तो इसलिए कभी टूटना नहीं चाहिए। कोई एक एग्ज़ाम ना डिसाइड नहीं कर सकता, वो एक इंडिविजुअल डे पर डिपेंड करता है कि हमारा इंडिविजुअल डे कैसा है। उस दिन हमारा उतना अच्छा नहीं गया तो वो एग्ज़ाम हम नहीं कर पाए, और जो दिन हमारा अच्छा चला गया उस दिन हम विनर हैं। तो ये पॉइंट है। अच्छा राहुल, तुम सोशल मीडिया पर कितना यूज़ करते थे? क्योंकि आजकल मैं अब जो देख रहा हूँ लॉकडाउन के बाद, मतलब क्लास में मैं डांट लगाते लगाते परेशान हो गया हूँ। ये फ़ोन चलाते रहते हैं,
फ़ोन खोल के अपना क्लास में पढ़ भी रहे हैं और पता नहीं किसी पर चैटिंग कर रहे हैं, बात करते हैं। ऐसा केस लॉकडाउन से पहले नहीं था, लेकिन लॉकडाउन के बाद ये ज़बरदस्त हुआ है। जैसे मैं क्लास में इंटर करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मैक्सिमम बच्चे कॉपी पढ़ने के बजाय इंस्टाग्राम के रील्स देख रहे होते हैं। तो तुम क्या, मतलब ये तुम्हारी आदत लगी थी या तुम इन चीज़ों से बचे हुए थे? नहीं सर, मैं भी सोशल मीडिया यूज करता था सर, मगर इतना नहीं कि मैं पूरा दिन उस पर गुजार दूँ। अच्छा। हाँ, मेरा जैसे ब्रेक होता था या हम खाना खाने जाते थे तो खाना खाने में बाद में है ना टहलना होता था, तो उसी बीच में है ना सोशल मीडिया यूज कर लिया। अच्छा, बहुत ज़्यादा यूज। हाँ, या शाम को जब सोते वक्त है ना थोड़ा है ना यूज कर लिया। अच्छा। सुबह शाम में ऐसे ही होता था। अच्छा, अब तुम जैसे जो बच्चा सीपीयू की तैयारी करना चाहता है, कोई भी गवर्नमेंट सब तो बराबर ही लगा हुआ है, हाँ। तो उनको क्या मैसेज देना चाहते हो, मतलब कैसे पढ़ाई करना चाहिए? क्योंकि बहुत कम लोग है ना अभी जो डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करता है, इसको तुम कैसे बताना चाहोगे? सर पढ़ाई हर कोई कर रहा है सर, सब अपना एफर्ट 100% दे रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि सर मॉक लगाएं, सबसे पहले दिन ही मॉक लगाएं। पहले दिन अपने आप को देखें कि सर मैं 200 में से 50 भी लेके आ रहा हूँ, तो वो पॉइंट आउट करे कि आज मेरा है ना 50 है, मगर अगले हफ्ते मेरा 50 नहीं होना चाहिए। अच्छा। तो मैंने सर ऐसे ही टारगेट रखता था कि आज 55 आ गए तो फिर है ना आज है ना फिर अगली टारगेट बनाए गए है ना, इससे इतने से नीचे नहीं जाना चाहिए, इससे ऊपर ही आना चाहिए। तो हर हफ्ते है ना, मतलब तुम्हारा ये कहना प्रिपरेशन स्टार्ट करने के साथ ही मॉक मॉक लगा दें, कर देना चाहिए। इससे पता रहता है कि सर हमने इतना पढ़ लिया है, तो हमने अगर है ना चैप्टर कंप्लीट किया टाइम एंड वर्क, तो है ना उसका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जो हमने कर चुके हैं उसका क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए कि ये तो फिर सब गलत है। अगर हम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अगर जो हमने पढ़ा हुआ है वही क्वेश्चन गलत हो जा रहा है, तो फिर सर है ना जो नहीं आ रहा हुआ तो फिर वो कहाँ से होगा। राइट। अच्छा राहुल, एक बहुत ज़बरदस्त एक तरह से समझो कि बच्चों के बीच में कन्फ्यूजन सा क्रिएट कर दिया है ऑनलाइन वालों ने कि ऑनलाइन और ऑफलाइन का एक तरह से फाइट चल रहा है, ठीक है। इसमें जैसे तुम सक्सेस पाए हो, तो मुझे तुम ये बताओ, तुमने भी ऑनलाइन जरूरी क्लास ले रहे होगे कहीं ना किसी न कहीं, ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या डिफरेंस है? एक बार मैं स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेलेक्टेड स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ ऑनलाइन वाले प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो सीधा क्रेडिट ले लेते हैं कि ऑनलाइन की पढ़ाई से ही बच्चा निकल गया। क्या ये संभव है? क्योंकि मैंने जो देखा अपना एक्सपीरियंस वो मैं बाद में शेयर करूँगा। तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है ऑनलाइन और ऑफलाइन? मैं नहीं मानता कि सर ऑनलाइन कोचिंग करने से ही है ना सारा है ना पेपर निकल जाएगा। अच्छा। क्योंकि जैसे जो नया बच्चा होगा वो उसे सर कंपटीशन पॉइंट में, हाँ, तो कंपटीशन से सर वैसे अवगत है ना जब ही होगा जब वो ऑफलाइन में जाके देखेगा सर है ना, क्योंकि हर बच्चे के मन में है ना डाउट्स बहुत सारे आते हैं जो कि ऑनलाइन संभव नहीं होते हैं सर, क्योंकि सर एक साथ में 1500 बच्चे है ना लाइव देख रहे हैं, तो हर किसी का आंसर देना संभव नहीं है। टीचर अपना पढ़ा के सर चला जाते हैं ना वहाँ से, तो क्लास कंप्लीट होगी सर, उसमें बाद में भी कोई डाउट क्लियर करने के लिए नहीं होता है। मगर ऑफलाइन क्लास में सर ये होता है अगर बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है तो जब तक क्लास आगे नहीं बढ़ती जब तक उसके डाउट क्लियर नहीं हो जाते। तो सर ऑफलाइन क्लास में मैं प्रेफर है ना सर मोस्टली ऑफलाइन क्लासेस के लिए करता हूँ, क्योंकि बच्चा सामने से है ना टीचर को देख रहा होता है, टीचर सामने से है ना बच्चे को देख रहे होते हैं, एक दूसरे के अंदर बॉन्ड बनता है। वो है राहुल, बहुत ऐसे बच्चे को बिखरते हुए देखा, और वो सिर्फ और सिर्फ गलत गाइडलाइंस के कारण। आजकल जानते हो व्यूज़ का खेल है, जिसका ज़्यादा व्यूज़ है लोग समझते हैं वही बहुत अच्छा है, चाहे वो अच्छा ना भी हो, अगर उसका व्यूज़ ज़्यादा है तो लोग समझते हैं कि बहुत अच्छा, बहुत हाईलाइट हो गया है। तो उनके गाइडेंस का मैंने बहुत अच्छे बच्चे को देखा जो कुछ कर सकते थे, वो चुपचाप बैठ के खाली लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली कि मैं ऑनलाइन क्लास, और वो कुछ नहीं कर पाए। जबकि मेरा ऐसा हमेशा से मानना रहा है, मैं ऑनलाइन, देखो मैं भी ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने जो फील किया है कि कोई बच्चा अगर ऑफलाइन प्रॉपर तरीके से पूरा पढ़ लिया है ना, उसके बाद अगर वो ऑनलाइन को देखता है तो उसको बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा। और कोई अचानक से सिर्फ ऑनलाइन को देख रहा है तो उसका समय भी चला जाएगा, और फिर उसको ये पता नहीं चलेगा, टाइम भी चला गया उसका, फिर इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है, क्योंकि वीडियो डे बाई डे बढ़ता चला जाता है, तो वो दिक्कत होता है। तो तुम भी वही पॉइंट बोले जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से यही पॉइंट बोले, ठीक है। तो आज राहुल आनंद इन्होंने सारे सवाल जो भी मैंने पूछे उनका बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आंसर किया। आई होप कि आप सभी को अच्छा लगा होगा, और इंटरव्यू में और क्या आपको अच्छा लगा उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस पर आपको आगे ATS की और भी इंटरव्यूज़ वगैरह मिलेंगी। और साथ में मैंने बताया ही है कि मैं आप इस पर पढ़ाना भी स्टार्ट करूँगा, कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ मैं इस पर डाला करूँगा। और कमेंट में आपको ये बताना है
कि कोई ऐसा क्वेश्चन जो मिस हो गया, जो आप चाहते थे कि पूछा जाना चाहिए, ज़रूर बताइए और लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच राहुल, थैंक यू सर। शो पे आने के लिए।